जी नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ देश के काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ अलंकार अग्निहोत्री सर हैं, जो कि अभी हाल ही में आपने देखा कि यूजीसी के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वीडियो में और हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनको ख्याल आया, क्या कुछ विचार आया जिससे प्रेरित होकर इन्होंने इस एक्ट के विरोध में और शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ इसके विरोध में, जैसा कि सर ने अपने इस्तीफे में लिखा, तो क्या कुछ सर के अंदर प्रेरणा मिली जिससे सर ने इतना बड़ा कदम उठाने का साहस किया। आइए जानते हैं सर से। तो सर हम सभी आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया आखिर। तो सभी का बहुत बहुत नमस्कार जी। देखिए, इसमें आप जैसे कि देखेंगे मेरा जो इस्तीफा जिसमें मैंने लिख दिए थे, तो शंकराचार्य जी का जो अपमान हुआ था उसमें जो पटुक वाला अपमान था, और दूसरा यूजीसी का रेगुलेशन, इसमें कि 2026 का जो रेगुलेशन 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया था, उसमें समाज जो विद्यार्थी हैं उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया था कि जाति आधार सिर्फ यही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। अब इससे आप बहु बेटियां अगर विद्यालय में पढ़ते हैं उनको समता समिति के सामने पेश करने में एक कंप्लेंट जो है फर्जी निराधार कंप्लेंट की जरूरत है, और फिर उनका शोषण समता समिति के सदस्य करने लगेंगे और वो शिकायत करने वाला क्यों, जैसे वो शोषण में वो सब समता समिति को जो डिसाइड करना है आप दोषी हो, अगर लड़की हुई तो बुरी नजर हुई, आप आइए मैं शारीरिक शोषण में पहले करता हूँ तो मैं आपको रिलैक्स करेंगे, आप शारीरिक शोषण करने में एक हिडन वीडियो बनाए इसका 2 साल तक और शोषण करेंगे। आप समझिए बहु बेटियां इनका शारीरिक आर्थिक मानसिक शोषण होता, बेटियां आत्महत्या करती, और जब समाज में जब 3 से 4 साल की जो विश्वविद्यालय की जो स्टडी करने के बाद विद्यार्थी निकलता तो सामान्य वर्ग का बच्चा वो एक जिंदा लाश बन के निकलता, और जो दूसरे वर्ग का बच्चा उसके अंदर जहर होता। लेकिन जब ये 2 लोग सर लड़ाएंगे तो दोनों का नुकसान होगा। एक तरीके से समाज में इतना अलगाव होता, इतना आंतरिक कलह होती कि सिचुएशन कुछ ही वर्षों में डेवलप हो जाती जी। हालांकि सर आप सबके प्रयासों से और पूरे भारत देश में आज यूजीसी की चर्चा हुई, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा दी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे क्या अपना निर्णय देगी? हो सकता है इसमें कुछ संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट फिर इस कानून को ला दे, तब फिर आप लोग क्या रूपरेखा बना रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि बिल्कुल ड्रैकोनियन है ये, मुझे नहीं लगता अभी आगे किसी भी रूप में आगे आएगा, वो अब आगे ऐसे ही एक्सपेंड होके पड़ा रहेगा जी। अच्छा, हालांकि सर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ऐसा माना जाता है कि सवर्णों की सरकार है, लेकिन आजकल ये जो आप ट्रेंड चलता आ रहा है ये सवर्ण विरोध में सारे कार्य कर रही है। SC/ST एक्ट आया, यूजीसी एक्ट इन्होंने लेकर आया। मुझे लगता है कि यूजीसी एक्ट की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो 2012 में जो उसमें रेगुलेशंस थे उसमें इन्होंने परिवर्तन आखिर क्यों किए? ये सामाजिक, जहां पे ये बात करते हैं कि हम इक्वेलिटी की, कि हम लोगों में समानता चाहते हैं और आर्टिकल 15 हमको समानता का अधिकार देता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सवर्णों के विरोध में इतना बड़ा कानून लाने से पहले आखिर ये विचार, ये मंथन क्यों नहीं किया, जबकि उसको सवर्णों की ही सरकार कही जाती है? इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि इस समय देश में 2 तरीके, एक सरकार है वेस्ट इंडिया कंपनी की जो दिल्ली में है और दूसरे विभिन्न राज्यों में है। अगर वो रूलिंग क्लास की है तो भाजपा एनडीए की मान। अब क्या है कि जो वेस्ट इंडीज कंपनी की, जो वेस्ट इंडियन कंपनी जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, वेस्ट इंडिया कंपनी, उसके 2 प्रमुख चेहरे हैं। एक है सीईओ साहब हैं जो मोदी जी हैं, और उसके एमडी हैं शाह जी। अब ये 2 लोग पास एक बहुत बड़ा कंट्रोल है, उसको कहते हैं ईसीआई। क्या तो मतलब ईडी से आपका सी से ईसीआई, आई से तो आपका हो गया इनकम टैक्स, सी से सीबीआई, अपना सीबीआई, सॉरी सीबीआई सबसे बड़ा इंपोर्ट जी। ये इन तीनों के पे ये अपने जो जितने भी जो रूलिंग स्टेट है उन पे कंट्रोल करते हैं, उनके खासकर एमपी एमएलए पे, क्योंकि सबके कहीं न कुछ लूप होल्स होते हैं, किसी ने कहीं से कहीं ना, आप जानती हैं अब इसमें कोई खुली चीज है नहीं, सब में सब कहीं ना करप्शन में, ठेकों में इन्वॉल्व है, जो डिस्प्रपोर्शनेट है सबके पास, बेनामी संपत्तियां हैं, तो जब ऐसे इन्वॉल्व होते हैं और इनके रिकॉर्ड सबके पता होते हैं ऊपर चैनल्स में, ऐसे लोगों को कमजोर टिकट देते हैं जिनमें कमजोरी हो, इनके जैसे ही टिकट दे उनको घुंघरू बनाना पैरों में आसान। इसके माध्यम से ही ये पूरे सिस्टम को विभिन्न स्टेट्स को रूल कर रहे हैं। ये करते क्या है, जो वेस्ट इंडिया कंपनी जो कर रही है, वेस्ट इंडिया कंपनी, ये जितना माली स्टेट 10 लाख करोड़ है, तो सिंपली जो एजेड प्रोजेक्ट में उनको 10% 20% कट चाहिए हर स्टेट से, और उसको ये जैसे ईस्ट
कंपनी यहाँ का जो माल बाहर भेजती थी, यहाँ का पैसा लेके अलग अलग स्टेट इसको गुजरात में लगाना है जी। अच्छा ये जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है कि मुख्यमंत्री को हटाना है उत्तर प्रदेश से, और अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की तिरछी नजर है मुख्यमंत्री के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि यूजीसी एक्ट ये मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश, या इन तरह की जो तमाम चीजें हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की साजिश चल रही है? नहीं, ये तो देखिए स्पष्ट इसलिए हो गया, कल कलराज मिश्र जी का एक स्टेटमेंट आया जी। उस स्टेटमेंट में ये था कि ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 संवैधानिक है जी। इसका मतलब वेस्ट इंडियन कंपनी के एमडी और सीईओ ने एक असंवैधानिक चीज को लगाया जी, और जब उन्होंने भी दे दिया उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जी। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने लिया है जी। इसका मतलब इनके दिमाग में जब लोगों में फूट पड़ेगी, पहला चुनाव तो 2027 जी, सबसे पहले इम्पैक्ट 2027 किसको होगा? यहाँ पे मोदी जी, योगी जी है जी जी। भाई हमारा तो आपको क्लियर पिक्चर बता रहा हूँ कि क्या है। जब ये समझ में आया तभी आज पहली बार स्टेटमेंट जारी किया कलराज मिश्र जी के स्टेटमेंट के बाद जी। तो नहीं, अगर कलराज जी स्टेटमेंट नहीं देते तो ये लगता कि अभी तक तो ठीक है, नॉर्मल पक्की। जब उन्होंने स्टेटमेंट देने के बाद भी एक दिन दो दिन कुछ नहीं किया जी, हम सुप्रीम कोर्ट का वेट करते हैं और तब वहां से स्टे लगा है। तो ये पूरा कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है वेस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि ये जो इनका जो ये वाला हो सकता है योगी जी इतना नहीं सुनते हो, कट देने में मना करते हो, हम कट नहीं देंगे, हो सकता है यही कारण रहा होगा। ये कंपनी जो है चाहती है कि इनको रिप्लेस करके किसी और को लेके आए जो कट ढंग से दे पाए। नहीं, आपने ये बहुत सही बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। खैर अब ये भी लोगों का मानना है कि देखिए जो अभी भाजपा ने आरोप नहीं है, जिस दिन की सरकार जाएगी आपको पता चलेगा यहाँ का कितना पैसा गुजरात ट्रांसफर हुआ, कितने ठेके जो है गुजराती के दिए गए, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने कितनी कॉन्ट्रैक्टिंग में काम किया। जल जीवन मिशन का जो घोटाला पकड़ा जाएगा तो ये सब विदेश भाग जाएंगे जी। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार का सबसे बड़ा जो घोटाला होगा वो जल जीवन मिशन का घोटाला होगा। हालांकि हम बात करते हैं कि ये अभी जो जी 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 आप अपनी बात रख लें जी। पानी की टंकियां 5-5 करोड़ पेमेंट हो चुका है, 1 करोड़ रिलीज हुआ है, 4 करोड़ खा गई जी जी। हाल जिले में आप पानी की टंकियां पानी भरो फट रही है जी, कनेक्शन नहीं। आप देख लीजिए अभी जब ये होगा ऑडिट होगा, ये इसलिए परेशान है, ये कहीं से भी नहीं चाहते कि ये केंद्र की सरकार चली जाए। जिस दिन केंद्र की सरकार जाएगी आप देखिएगा ये विदेश भाग के जाएंगे क्योंकि इनको देश में ढूंढा जाए जी जी। आपने पूरा देश आपने पूरा बेच रखा है। अच्छा, मुझे लगा कि 2014 से पहले जब इन्होंने एक मोटो बनाया कि हिंदू मुसलमान, हालांकि आज हिंदू मुसलमान करते करते ये हिंदुओं में ही जातियों को इन्होंने बांटने का सबसे ज्यादा कार्य किया। अभी ये हाल ही में एक स्टेटमेंट आता है भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेताओं का कि हम सभी जातियों को एक साथ लेके चलते हैं और जातिगत तमाम तरह की ये रैलियां भी कराते हैं। आखिर पंकज चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए बनाया गया, तो जातियों में तो सबसे ज्यादा बांटने का काम इन्होंने ही किया है। फिर आखिर ये ऐसे साफ सुथरी छवि बनाकर क्यों रहना चाहते हैं? ये आप जब इसका वेस्ट इंडियन कंपनी वेस्ट इंडीज कंपनी का पैटर्न समझेंगे जी, ये सिर्फ एक रेट के रूप में काम करती है, इसको लोगों से कोई मतलब नहीं है। वोट में कितना ये एक्चुअली क्या है, इनके पास पैसा बहुत है। देखिए मैं एक IT एक्सपर्ट हूँ, तो ये बिल्कुल मार्केटिंग एनालिटिक्स के सिस्टम पे काम की भी पढ़ाई कर रखी है सर, आपने बीटेक की भी पढ़ाई कर रखी है, मैं ऐसा पढ़ने को मिला आपके बारे में जी। मैंने पढ़ाई करी है, एनालिटिक्स में मैंने काम किया 1 साल प्रॉपर एनालिटिक्स कंपनी में। तो वो हम लोग यही कुछ तो कंपनियां इसी में डेडिकेटेड है, उनको पता है कि इस तरीके का स्टेटमेंट दे दो तो हमारा कितना वोट परसेंट बढ़ेगा। तो ये आदमी को आदमी नहीं कर रहे हैं, ये आदमी को मशीन ट्रीट कर रहे हैं। ये 100, 200, 300, 400 करोड़ की फंडिंग करते हैं। आप देख रहे हैं इनके जितने कार्यालय देख लीजिए, किस पार्टी के कार्यालय हर जिले में इतने आलीशान बन रहे हैं, इसका ऑडिट करिए पैसा कहाँ से आ रहा है जी जी। मैं कानपुर में मुझे 20-30 करोड़ रुपए लगा के कार्यालय बनाया जी। तो ऐसे अगर 75 जगह कार्यालय बनाए तो आप 1500, 2000, 3000 करोड़ कहाँ से आए जी। आप अभी जो ऑडिट हो जाए आपको वो जमीन की कॉस्ट कितनी है, कितनी जमीन आपने फर्जीवाड़ा करके ली है जी। अभी आपको समझ में आएगा जी कितनी जमीन तो फर्जी शासन से किस तरीके से ली गई होगी जी जी। तो अपने प्रभाव का जी। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी के अलावा सवर्णों के लिए आज ऐसा विकल्प ही नहीं बचा है कि सवर्ण किस तरफ जाए, किस पार्टी की तरफ जाए। आखिर सवर्ण करे तो करेगा, क्योंकि इस समय सभी पार्टियों का एक निशाना है सवर्ण। आखिर सवर्ण को क्यों इतना गिरी दृष्टि से देखा जा रहा है? और सवर्णों के लिए 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी साथ दे सकती है? आपके सही मायने में आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होना चाहिए? मैं बता दूं कि जो केंद्र सरकार अल्पमत में है जी, मैं आपको क्लियर बता जी। आपका सामान्य वर्ग का वोट बैंक है, आपने उसका जो कमर तोड़ दी है जी।
कमर मतलब आत्मा, कुछ सामान्य वर्ग में मतलब जितना भी 5 जो जाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो है, कायस्थ, भूमिहार, 5 की आपने आत्मा तोड़ दी है इस समय। अब बता दे रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी से, देश बहुत अस्थिरता के माहौल में है आपका। मतलब मुझे लगता है ये 2-4 सीट भी सांसदी की नहीं जीत सकते। 543 की बात कर रहा हूँ। जब आपका 30% आपका कोर हट गया, आप 0 सीट में 1991 की सिचुएशन पे आ गए, जब 2 सीटें हुआ करती थी। 84 में मुझे याद नहीं, लेकिन 1991 के आसपास 2 सीटें हुआ करती थी या 84 में हुआ करती थी। उस सिचुएशन में अब इनको कुछ नहीं आ रहा है। ये पैरेलल जो नहीं होता है, एक लूप में फंस के नीचे ही गिरते जा रहे हैं। और इनको डर ये है, सबसे डर ये है, यदि 27 में जो हमारे ये इस समय करंट एस्टेब्लिशमेंट के जो सीएम है ये आ जाते हैं, उनका दावा मजबूत हो जाएगा। और दिक्कत क्या होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कभी न कभी रिटायरमेंट होना तय है और ये प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार बनेंगे। दावेदार बनेंगे। इनका ऐसा मत बोलिएगा जनाधार नहीं है, जनाधार है। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। जब ये बनेंगे, ये जब बनेंगे तो जो है एमडी कहाँ जाएंगे, एमडी कहाँ, सब जांचें चालू होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत ये जो अभी आपने जो प्रेशर टैक्टिस करी है, जब मोदी जी ये प्रधानमंत्री बनेंगे, एक-एक का हिसाब भी लिखा जाएगा। उससे डरे ये कितना पैसा आपके देखिए, रिटर्न में जो पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ, घोटाले हुए हैं, जल जीवन मिशन के घोटाले, ये सब बाद में पकड़े जाएंगे और आपको तब समझ आएगा इनका असली चेहरा, आपको समझ में आएगा ये वेस्ट इंडिया कंपनी का ये कितनी क्रूर थी। आदमी को आदमी नहीं समझती, ये बैठ के देखती है इस जगह आप बताइए राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच किसका है? आप हिंदू की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच किसका है? इंग्लिश जी की। अब ये हिंदू अब यहाँ मुस्लिम बंद हो गया, वहां पे आप मुस्लिम देखिए बहुत दिमाग से ये क्या करते हैं, ऐसी जगह टारगेट करते हैं यहाँ पर जहां से आपको 1% वोट काट ले या 1% वोट ले। अब ओवैसी जी है, ये ओवैसी जी ने, आप समझ रहे हैं कौन है? ये भाजपा नहीं है, भाजपा की टीम भी मानी जाती है ओवैसी जी को। भीम आर्मी कौन है? भीम आर्मी भी भाजपा की टीम भी ही मानी जाती है, चूंकि दलितों का वोट बटना है। और मेरा भी ये मानना है कि अगर ओवैसी जी इतने बड़े मुसलमानों के शुभचिंतक हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ संगठन मतलब गठबंधन कर चुनाव लड़े, अलग अलग क्यों लड़ाई मानी नहीं जाती। आप प्रायोजित होकर वो एक लीडर एकदम से बना, क्यों? उनका जो कोर वोट बैंक उनसे क्या कर रहा है, यंग मुस्लिम एंड यंग जो आपका SC/ST वोटर को अलग निकाल लेना, जिससे कि जो बसपा को वोट काट ले और सपा का वोट काट। अच्छा, भीम आर्मी को और चंद्रशेखर रावण को सबसे ज्यादा प्रमोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, टाइप 2 का बंगला, इन सारी व्यवस्थाओं के साथ, हालांकि उसके ऊपर लगातार यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, तब भी आज भी यह सरकार चुप है, उसके ऊपर मुकदमा तक नहीं दर्ज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से तो इसको शासन की शरण प्राप्त है। और हर जिलों में सबसे ज्यादा अगर विरोध हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का कर रहा है, सनातन का कर रहा है, तो वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता लगातार गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इनको जरूर भारतीय जनता पार्टी की ही शरण प्राप्त है। नहीं, ये मत बोले, भारतीय जनता पार्टी मत बोले, मैं कह रहा हूँ वेस्ट इंडिया कंपनी बोलना चालू करिए। भाजपा की सरकार में है, जो वहाँ सरकार है वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार मत बोला बीजेपी की सरकार है। कहीं कम यहाँ कुछ अच्छे लोग हैं, अपने लोग हैं, कम से कम उनकी बुराई न करें, भले वो किसी दल के भी हो। बीजेपी के भी है, अपने प्रदेश के हैं, कुछ अच्छे हैं उसमें। ये तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और अच्छा, ऐसा अभी आप वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, आप बरेली के ADM पद पर कार्यरत थे, तो अभी वरिष्ठ अधिकारियों का ये भी हमारी बातचीत होती रहती लोगों से, तो ये कहते हैं कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ऐसे आते हैं कि जो है ये जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं इनको विशेष संरक्षण दिया जाए। तो इसमें कहां तक सच्चाई है, क्योंकि आप शासन के भी कार्य कर चुके हैं, आप एक सम्मानजनक पद पे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नाम सिटी मजिस्ट्रेट है। अब क्वेश्चन क्या था, थोड़ा मैं सुन नहीं पाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर कि ये जो भीम आर्मी और इस तमाम तरह के जो ऐसे भाजपा के जो टीम बी हैं, जो वेस्ट, आपने जैसा कहा कि ये वेस्ट इंडिया कंपनी के जो टीम बी में कार्य करते हैं लोग, उनको एक शासन से विशेष संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा कि चंद्रशेखर रावण एक जगह जाता है और उसको प्रशासन के लोग खुलेआम प्रोटोकॉल देके उसको भीड़ को कंट्रोल करते हैं। और तमाम बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट साहब, तो मेरे यहाँ इनके ही कार्यकर्ता आकर मेरे यहाँ कार्यालय में बजरंग बली की मूर्ति लगी थी, कह रहे थे ये संविधान विरोधी है। पूछिए, ये इस सरकार में इनकी हिम्मत थी, तो हिम्मत कहाँ से आई? मैं किसी के चिन्हों पे कभी कमेंट करता हूँ? मैं आराध्य हूँ, मेरा 25 हमारा है, अपना जो है पूजा करने का अधिकार है, तो भी आराध्य होंगे। हमारी जगह जो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं,
प्रशासन के आदेश आते हैं। और अपने कार्यालय में जब बजरंग बली की मूर्ति लगी थी तब जब विरोध हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, इनके जो बहुत सारे पोस्टर खाली पालिक सभी कार्यकर्ताओं की लगाई दी थी, तब ये वापस जब हुए थे, जब ये समझ में आ गया जब ये जो है बहुत उनकी जो है अच्छी सी कार्रवाई हो जाएगी और सिटी मजिस्ट्रेट खुद ही कार्रवाई कर रहे हैं। जी अच्छा, आपने अभी इस्तीफा जो दिया है सर, क्या ये स्वीकार हुआ है या शासन प्रशासन से लोग, सरकार से लोग आपके ऊपर दबाव, क्या इस समय स्थिति बनी हुई है, आपका इस्तीफा मंजूर किया गया है या आपको समझ में आ गया होगा जी? अब वापस प्रश्न नहीं जी, आपको समझ में आ गया जी, ठीक है। जब आप एक एस्टेब्लिशमेंट से जब आप बाहर आ गए जी, और अब उस बाहर आने के बाद अब अंदर जाने का प्रश्न नहीं। जी जी, हालांकि मतलब अब आप प्रदेश में नेतृत्व करेंगे, आप सवर्ण समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा आपका मानना है? मैं इस समय जी सर्व समाज में, देखिए मैं हूँ ब्राह्मण जी, ब्राह्मण का हित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ठाकुर है बंधु, कोई ओबीसी बंधु है उसका हित नहीं सोचूंगा। इसी क्रम में जो SC एक्ट जो काला कानून है, सबसे गंदा कानून, उसके लिए मैंने सबको बोला है, सभी समाज के आग्रह किया है कि जो सामान्य और ओबीसी जितने भी लोग हैं, ये काला कानून है, मिल के इसका विरोध करेंगे। और इसमें हमने कहा है टाइम देंगे जी, इनको एक बार टाइम दिया कि अगर जनता का मैंडेट 85% के मैंडेट को आप एक्सेप्ट करके आप नहीं कर पा रहे, एक्ट नहीं हटा पा रहे, इसका मतलब आपको रहने का अधिकार नहीं है। आप अल्पमत में, तो हम लोग कूच करेंगे दिल्ली में, दिल्ली की तरफ जाएंगे, सब लोग, पूरा राष्ट्र जाएगा, फिर 4 जिलों से घेरेंगे हम लोग जी। तो मतलब इस तरह तमाम तरह की चीजें हैं। और SC/ST एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई दी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भाजपा की सरकार, इन्हों की मतलब वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ही उसको फिर से लागू किया। तो इसने SC/ST जैसे ऐसे अपराध, जिसमें आपने देखा बहुत सारे लोग, विष्णु तिवारी जैसे उदाहरण हमारे पास हैं, जो आज तमाम तरह के, मेरा जहां तक मानना है कि मेरी जानकारी में लगभग हर गांव में ऐसे 10 से 20 युवा हैं सवर्ण समाज से या ओबीसी समाज के भी। इससे SC/ST से यादव भी परेशान है, वर्मा भी परेशान है, सारी बिरादरी जातियां परेशान है जो SC/ST में नहीं आती हैं। तो ये तो काला कानून है और बिल्कुल इसमें ऐसे कानून को नहीं होना चाहिए, मेरा यह मानना है। तो इस विषय में आप दबाव बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सर्व समाज के हित के लिए होगा। तो सर, आपके प्रयासों को मेरा प्रणाम। और इस तरह से आप जैसे लोग अगर आगे आके सवर्ण समाज के लिए कार्य करेंगे तो शायद स्थितियां बहुत बेहतर होंगी आने वाले समय में।